सेठानी द्रौपदी बहुत ही बेईमान और मतलबी औरत थी। उसके पास एक कमला नाम की मूर्ख नौकरानी काम करती थी। सेठानी उसकी बेवकूफी से अक्सर परेशान रहा करती थी, मगर तब भी कमला सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन सेठानी कमला को अपने पास बुलाती है और कहती है, ओ कमला, ये ले 100 रुपए, 50 का दूध ले लेना और 50 का 5 सुपारी। ठीक है मालकिन, अभी लेकर आई। और हाँ, ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके पास आ जाऊंगी। कमला पैसे लेके मार्केट की ओर निकल जाती है, मगर रास्ते में वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में फंस जाती है और बार बार 100 के नोट को देख रही थी। हे भगवान, मेरी मालकिन भी ना बहुत ही बड़ी मूर्ख औरत है। अरे कम से कम ये तो बता देती कि पहले 5 सुपारी लेना है या फिर दूध। अगर मैं पहले 5 सुपारी लेती हूँ तो दूध नाराज हो जाएगा, और अगर मैं पहले दूध लेती हूँ तो 5 सुपारी नाराज हो जाएंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो मैंने ऐसे मूर्ख के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू किया। लगता है कि अब दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। कमला बिना कुछ लिए सेठानी के पास जाती है। तभी सेठानी कमला से कहती है, ये क्या, खाली हाथ आ गई? सामान कहाँ है? अरे मालकिन, एक जरूरी चीज तो पूछना भूल ही गई मैं आप पे। पहले दूध खरीदूं या फिर 5 सुपारी? क्योंकि अगर मैं पहले 5 सुपारी खरीदूंगी तो दूध मुझसे नाराज हो जाएगा, और अगर मैं पहले दूध खरीदूंगी तो 5 सुपारी नाराज हो जाएंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आप ही कुछ बताओ ना। ए माता रानी, ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो तुझ जैसी मूर्ख नौकरानी दी है मुझे? अरे ओ महारानी, दूध और 5 सुपारी तेरे ससुराल वाले हैं क्या जो तुझसे नाराज हो जाएंगे? अरे कुछ भी खरीद ले, पर सामान तो घर लेकर आ। मालकिन, आप तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं अभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, इसलिए आप मुझे बताइए कि पहले क्या खरीदूं, दूध या 5 सुपारी? अरे ओ मूर्ख औरत, दूध की थैली में दिल थोड़ी ना होता है जो उसे बुरा लग जाएगा। तू एक काम कर, पहले 5 सुपारी खरीद लेना, फिर दूध खरीद लियो। अब जा जल्दी। मालकिन, एक चीज और, मार्केट में मोहन और बिरजू दोनों दूध बेचते हैं, तो किसकी दुकान से खरीदूं, मोहन के या बिरजू के? तू एक काम कर, पैसे वापस कर, रहने दे, तेरे बस की कुछ नहीं है। मैं राजू को बोल देती हूँ, वो ले आएगा सामान। ठीक है मालकिन, ये लीजिए पैसे, मैं जरा बाकी के काम देख कर आती हूँ। सेठानी गुस्से में अपने दूसरे नौकर को पैसे देकर अपना सामान मंगवा लेती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सेठानी घर के आंगन में खटिया पर बैठ अखबार पढ़ रही होती है। अचानक से सेठानी को प्यास लग जाती है और वो अपनी नौकरानी कमला को आवाज लगाती है, कमला, ओ कमला, जरा एक गिलास पानी लेकर तो आ। कमला अंदर से एक हाथ में खाली गिलास और दूसरे हाथ में पानी की कुछ बूंदें डालकर अपनी सेठानी के पास लेके आती है। ये सब देखकर सेठानी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे कितनी मूर्ख औरत है तू, मैंने तुझे एक गिलास पानी पीने के लिए मंगाया था और ये क्या किया तूने, खाली गिलास लेकर आ गई। मालकिन, आपने ही तो बोला एक गिलास पानी लिया, तो ये रहा गिलास और दूसरे हाथ में पानी। अरे भाई, मुझे प्यास लगी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गला सूख चुका है मेरा, एक गिलास पानी पिला दे मेरी माँ। लेकिन आपकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको पानी कैसे पिलाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आत्महत्या करने की सोच रही हो? देखो मालकिन, मेरे होते हुए मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। अरे तू अंदर जा, रहने दे, मैं किसी दूसरे नौकर से कहकर पानी पी लूंगी, किसी काम के नहीं है तू। सेठानी गुस्से में कमला को अंदर भेज देती है। ऐसे ही हर दिन कमला अपनी मूर्खता भरी हरकतों से अपनी मालकिन को परेशान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सेठानी के घर पे सेठानी की पड़ोसन सविता आती है और सविता सेठानी से कहती है, और बताओ सेठानी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब ठीक है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो दरअसल परसों मेरी शादी की सालगिरह है और इस खुशी में मैं पूरे गांव को पार्टी दे रही हूँ, तो तुम्हें न्योता देने आई हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने जो अपने गले में हार पहना है वो हार काफी सुंदर दिखाई दे रहा है, लगता है काफी महंगा है, कहाँ से लाई तुम? अरे सेठानी, अब क्या ही बताऊं, तुम्हें तो पता ही है
हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे पति ने मुझे सालगिरह का तोहफा दिया है और उनका ये कहना है ये तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन पार्टी है उसी दिन वो मुझे और भी 2-4 तोहफा देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। हाँ हाँ, और क्या, किस्मत तो मेरी वैसे ही बहुत अच्छी है, तभी तो मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहाँ मुझे पलकों पर बैठा के रखते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी और भी लोग हैं, उन्हें भी न्योता देना है ना, तो समय से मुझे जाना होगा। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। सेठानी सविता के हार को देख के अंदर ही अंदर जल रही थी। ऐसे ही एक दिन सेठानी अच्छे से तैयार होकर अपनी नौकरानी कमला को अपने साथ लेकर सविता की पार्टी में जाती है। पार्टी में सभी लोग अच्छे से तैयार होकर आए थे। पार्टी में खाने के लिए भी तरह तरह के पकवान बने थे। ये सब देखकर कमला के मुंह से पानी आ रहा होता है। तब भी वो मन मन में सोचती है, अरे यहाँ तो सच में बहुत अच्छा अच्छा पकवान बना हुआ है। एक काम कर कमला, जल्दी से सारा खा ले, वरना बाद में ये मोटी भैंस सेठानी तुझे कुछ खाने नहीं देगी। कमला अपनी सेठानी को पार्टी में ही छोड़कर पकवान के लुत्फ उठाने लगती है। तो वही दूसरी तरफ सेठानी की नजर सविता के हार के ऊपर थी। वो मौका ढूंढ रही थी कि कैसे वो हार सविता से चुराया जाए। ऐसे ही सेठानी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वह सविता का हार चोरी करके अपने बैग में रख लेती है। थोड़ी देर बाद कमला पेट पूजा करके सेठानी के पास आती है। तभी सेठानी कमला से कहती है, कमला, इस बैग को संभाल कर रख। इस बैग में ना सोने का हार रखा है और ये हार सविता का है। इसे चोरी कर लिया है मैंने। मुझे उसका हार बहुत पसंद था। ये बात तू किसी को मत बताना। तू चुपचाप इस बैग को संभाल कर बैठ जा जब तक मैं खाना खाकर आती हूँ। अब पार्टी में आई हूँ तो अच्छे से पेट पूजा करके तो जाऊंगी ना। ठीक है मालकिन, आप जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने हार चोरी किया है। अरे ओ मूर्ख, चुप हो जा। ये सारी बातें बार बार नहीं बोलते। सेठानी कमला को एक जगह बिठाकर वहाँ से पकवान खाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सविता को पता चलता है उसका हार चोरी हो गया है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरा सोने का हार चोरी हो गया? किसने की है ऐसी घटिया हरकत? किसने की है? मेरा हार चोरी हो गया। मेरे पति ने बहुत प्यार से मुझे वो हार दिया था। कहाँ गया मेरा हार? ढूंढो, जल्दी से ढूंढो। सविता और उनके कुछ नौकर मिलकर सभी मेहमानों की तलाशी लेने लगते हैं। तभी कमला जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे जिसे तलाशी लेनी हो ले लो, पर इस बैग को हाथ मत लगाना, क्योंकि ये बैग मेरी मालकिन सेठानी जी का है और इस बैग में सोने का हार तो बिल्कुल भी नहीं है और मेरी मालकिन ने तो चोरी भी नहीं की है, तो इस बैग को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नौकरानी की ऐसी बेवकूफी भरी बातों को सुनकर आसपास के लोग समझ जाते हैं कि दाल में जरूर ही कुछ काला है। सविता के नौकर कमला से जबरदस्ती बैग छीन लेते हैं और उस बैग की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के बाद बैग में सविता का सोने का हार निकल जाता है। ये देखकर सेठानी भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी सविता सबके सामने सेठानी की बेइज्जती करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अरे अच्छे खासे घर से हो तुम, फिर भी ऐसी नीची हरकत करती हो तुम। तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें ये हार पसंद ही था तो साफ साफ मुझसे कह देती ना कि ये हार मुझे दे दो। लेकिन ये हरकत करके तो तुमने आज साबित ही कर दिया कि तुम कितनी बेईमान और घटिया औरत हो। वो तो शुक्र है भगवान ने तुम्हें ऐसी मूर्ख नौकरानी दी है। आज इस नौकरानी की वजह से ही तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। पूरे गांव के सामने सविता की बेइज्जती हो जाती है। हर कोई सेठानी का मजाक बनाने लगता है। सेठानी को गुस्सा आता है और वो गुस्से से कमला को हमेशा हमेशा के लिए काम से निकाल देती है। विमला को जब पता चलता है कि शकुंतला की बहू काजल ने गुलाब जामुन से बना समोसे का स्टोर खोला है, तब वो समोसा खाकर देखने के बाद काजल से कहती है, ये भी कोई समोसा है? समोसे के नाम पर कुछ भी बेचकर मोहल्ले वालों को बेवकूफ बना रही है बहू तो। लेकिन विमला काकी, अब तक तो किसी ने मेरे गुलाब जामुन समोसे की बुराई नहीं की है। इसकी इस दुकान को तो मैं बंद करवा के रहूंगी। इतने टेस्टी समोसे मोहल्ले वालों की जुबान पर चढ़ गया तो सब खत्म हो जाएगा विमला। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह के समय शकुंतला की बहू काजल खाना बना रही होती है, जिसकी खुशबू से शकुंतला की नींद खुलती है। अरे बहू, आज क्या बनाने लग गई? मुझे तो खाने की खुशबू से ही नहीं रहा जाता, जबकि मैं सोचती हूँ अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कर लूँ।
लगता है माँ जी आपकी नाक तक खुशबू पहुँच ही गई। बहू, मैंने कितनी बार कहा है कि घर में सादा उबला हुआ खाना बनाया कर, लेकिन तू भी कहाँ मानती है। अरे माँ जी, आपके लिए तो मैं खिचड़ी या दलिया बना दूंगी, लेकिन ये तो मैंने पापा जी के लिए बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें पनीर वाले छोले भटूरे खाने का मन है। बहू, उस बुढ़े को और 10 बीमारियां हो जाएगी, तू समझती क्यों नहीं है। माँ जी, यही तो खाने पीने की उम्र है। अब इस उम्र में खाएंगे पिएंगे नहीं तो कब खाएंगे। और आपको थोड़ा भी खुद पर कंट्रोल नहीं है ना। पेट देखो, बस फैलता ही जा रहा है इनका। अरे तो अब क्या करूं? अब अपने पेट के बढ़ने के डर से अपनी मनपसंद चीजें खाना छोड़ दूं? अरे माँ जी, अगर आपका मन भी कर रहा हो पनीर वाले भटूरे खाने का तो खा लीजिए। इस उम्र में इतना मन मारना भी सही नहीं है। सही कह रही है बहू। चल इसे छोड़ और मेरे लिए गर्मा गर्म पनीर वाले छोले भटूरे लगा दे। शकुंतला का तो मन कर रहा होता है कि वो अभी छोले भटूरे खाए, लेकिन इतना सुनने के बाद कोई भी शकुंतला से छोले और पनीर वाले भटूरे पूछता तक नहीं है। अरे बहू, क्या छोले भटूरे बनाए हैं तूने? ऐसा लग रहा है किसी होटल में बैठ के खा रहा हूँ। शकुंतला, अभी भी बचे हुए हैं छोले भटूरे, तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना मैं तो सब खा जाऊंगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो खा ही लेती हूँ, वरना तुम बुरा मान जाओगे। अरे ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे एक ही बार पूछा है, तुम कह रही हो इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। बहू, इसे भी दे दे छोले भटूरे अगर बचे हैं तो। काजल को खाना बनाने का बड़ा ही शौक था और काजल के ससुर को तरह तरह का खाना खाने का शौक था, और इस वजह से बहू और ससुर की ये जुगलबंदी हर दिन कुछ न कुछ नया बनाती रहती और खाते रहते। एक रोज शंकर अपनी बहू काजल से कहता है, बहू, आज कुछ खट्टा मीठा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा बना ले जो हमने कभी खाई भी ना हो और बनाया भी ना हो। लेकिन वो क्या हो सकता है? कुछ सोचने दो, क्या बनाऊं? बहू, वैसे तो मेरा मन समोसा खाने का हो रहा था, लेकिन समोसा किसी और दिन खा लेंगे। अभी बस कुछ अच्छा सा बना दे, तब तक मैं पार्क से 2 चक्कर काट के आ जाता हूँ, वरना सच में मेरा पेट और बढ़ जाएगा। ठीक है पापा जी, आप घूम लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर रखती हूँ। हाँ, और थोड़ा अपनी सास से बचकर बहू, वरना उसको तो तू जानती है, बिना मतलब के कलेश कर देगी और बाद में खुद ही बैठ के खा जाएगी। अब शंकर के कहने पर काजल सोचने लगती है कि आखिर क्या बनाया जाए, और इसी के साथ अब वो एक नया डिश बनाने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब शंकर घर लौट कर आता है तो उसे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। बहू, लगता है आज कुछ कल से अच्छा बना रही है। हाँ पापा जी, आज तो मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन से बने समोसे। बहू, ये क्या बना दिया तूने? समोसे, वो भी गुलाब जामुन के। अरे पापा जी, आप खाकर तो देखिए, क्या स्वाद है। एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनवाएंगे। अब जब शंकर गुलाब जामुन से बने समोसे को खाता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब शंकर गुलाब जामुन से बने समोसे को खाते हुए कहता है, गुलाब जामुन का समोसा बहुत टेस्टी बना है बहू, क्यों ना हम इसका स्टॉल लगा लें? पापा जी, क्या आइडिया है ये। अगर हम इसे 25 का भी बेचते हैं ना तो ये खुशी खुशी बिक भी जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम के समय 2 घंटे हम गुलाब जामुन वाले समोसे की दुकान लगाएंगे। शकुंतला तो 2 दिन के लिए अपनी बहन की छोटी बेटी की शादी में गई होती है, और इधर शंकर और काजल मिलकर गुलाब जामुन के समोसे की दुकान लगा लेते हैं। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म गुलाब जामुन वाले समोसे ले जाओ, एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। पापा जी, सही जा रहे हो आप, लोगों को भी तो पता चले कि आखिर किस चीज की दुकान खुली है। अरे बहू, ये क्या खोल लिया तूने? गुलाब जामुन के समोसे? अरे ये क्या बना रही है तू? तीखे में मीठा? हाँ, गई फ्री का खाने। खाकर तो देखिए विमला काकी, एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। ला, जब इतना कह ही रही है तो मैं एक समोसा खाकर देखती हूँ। अरे ये शकुंतला की बहू ने क्या समोसे बनाए हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। लेकिन मैं भी विमला हूँ, इसके इस टेस्टी समोसे का भाव और स्वाद दोनों गिरा कर रहूंगी। अरे विमला काकी, कैसा लगा गुलाब जामुन से बना समोसा? अच्छे बने थे ना?
अरे बहू, कुछ खास नहीं लगा मुझे। ऐसा लग रहा है रोटी के साथ चीनी खा रही हूँ। ना, ये सब चीजें यहाँ बिकने से रही। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं विमला काकी, लेकिन अब तक जिसने भी ये समोसे खाए हैं ना, सबने इसकी तारीफ ही की है, बस एक आपको छोड़कर। अरे बहू, तू बहुत नादान है। तू भी किन की बातों में आ रही है? अरे शकुंतला की दूसरी आत्मा इसके अंदर ही तो होती है। अरे बहू, मैं तो कहता हूँ ये और ऐसे लोग जिनको हमारा समोसा पसंद ना आए, उन्हें अपने स्टॉल के आसपास आने भी मत दे। तो मैं कौन सा यहाँ रुकने या समोसे खाने के लिए मरी जा रही हूँ। अब विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन विमला के मन में ये बात खटक रही थी, अगर 1-2 दिन और शकुंतला की बहू ने समोसे का स्टॉल लगाया तो उसकी ये दुकान फेमस हो जाएगी। बहू, कल से हमें अपने समोसे के स्टॉल पर नींबू मिर्ची लगाना पड़ेगा। देख रही है ना, काली बिल्ली कैसे नजर गराए हुए आ रही है, और हाँ, आने जाने वाले ग्राहकों को गिन भी रही है। अरे जाने दीजिए पापा जी, वैसे माँ जी हमारी इस कदम से नाराज तो नहीं होंगी ना? अभी उसे आने में कई दिन है, और आज तो वैसे भी अच्छा खासा गुलाब जामुन का समोसा बिक चुका है। तो 2-3 दिन ऐसा ही रहा ना, तो शकुंतला के मुंह खोलते ही पैसा दे मारेंगे उसके मुंह पर। पापा जी, मुझे तो माँ जी के गुस्से से डर लग रहा है, और कुछ नहीं। और बाकी बिमला काकी तो उनके आते ही कान भरेंगी। काजल और शंकर ने गुलाब जामुन से बने समोसे की दुकान तो लगा ली थी, लेकिन उन्हें भी शकुंतला के आने का इंतजार था। अब जैसे ही शकुंतला अपनी बहन के घर से वापस आती है, उसे पता चलता है कि उसकी बहू और पति मिलकर एक समोसे की दुकान चला रही है। बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? जी माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती हो। मैं जो कहना चाह रही हूँ, तू और बुढ़ा दोनों अच्छे से जानते हो। ए सक्कू, डोंट कॉल मी बुड्ढा। हाँ, तो क्या अब इस उम्र में क्या तुम्हें इमरान हाशमी कहूँ? बड़ी मिर्च लग रही है बुढ़े सुनने पर। माँ जी, मुझे पता है आपको मेरे और पिताजी के गुलाब जामुन का समोसा स्टॉल के बारे में पता चल गया होगा। मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया था। वो तो भला हो विमलू का, जो रास्ते में मुझे वो मिल गई। बेचारी मुझे स्टैंड से लेकर आई है। माँ जी, वो आपको भड़का रही है, आप मेरी बात मानिए। मैं और पापा जी बस शाम के समय कुछ देर के लिए समोसे का स्टॉल लगा रहे हैं। नहीं, मुझे मोहल्ले में रुतबे वाली जिंदगी चाहिए। ये सब काम कोई नहीं करेगा। शंकर ये सब सुनकर वहाँ से अपने कमरे में जाता है, और 2-3 दिन की जितनी भी समोसे की दुकान से कमाई हुई थी, वो लाकर शकुंतला को देते हुए कहता है, गिनो इसे, कितने हैं ये? और जितने भी है ना, सब मैंने और बहू ने इन 3 दिन के अंदर कमाए हैं, वो भी समोसे के स्टॉल से। क्या बात कर रहे हो? ये तो अच्छी खासी कमाई कर ली है तुम लोगों ने। शकुंतला का भी पैसा देखने के बाद मन बदल जाता है, और वो अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, मैं तेरे इस कदम से बहुत खुश हूँ। वो तो बिमला ने मेरे कान भर दिए, वरना मुझे क्या जो इतने अच्छे पैसे के लिए मैं तुम दोनों को कुछ बोल सकूं। देखा बहू, मैंने कहा था ना, पैसे के आगे सक्कू किसी की नहीं है। वो तो मुझे भी ना भरे हुए तोंद के साथ बेच देगी अगर फायदा हुआ तो। अब धीरे धीरे काजल का गुलाब जामुन समोसा इतना फेमस हो जाता है कि वो आगे चलकर एक अच्छा खासा कमाई देने लगता है। पूनम दिल्ली शहर में रहा करती थी। पूनम बहुत मोटी थी। उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो अपने आप पर काबू तो रख पाती, लेकिन उसका अपनी जुबान पर कभी कंट्रोल नहीं था। वो जब देखो बाहर का खाया करती। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और मोमोज को देखकर कहती थी, अरे यार देखना, ये मोमोज कितने अच्छे लग रहे हैं, चलना खाते हैं। मुझे तो भूख लग रही है और सब्र भी नहीं हो रहा। यार कितना बाहर का खाती है, अपना वजन देख, देश की गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। चुपचाप घर चल। ठीक है, तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मैं तो जाऊंगी। पूनम ये बोलकर बिना कुछ सोचे समझे मोमोज की दुकान पर जाती है और अलग अलग तरह के मोमोज खाने लगती है। इसके बाद वो अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे खाने की पूछती। आ गई पूनम, आज तो कॉलेज से आने में बहुत देर लगा दी। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है। नहीं माँ, आप खा लो, मुझसे ये खाना वाना नहीं खाया जाएगा। मुझे नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बाहर से कुछ ठूस के आई है? जब देखो बाहर का कचड़ा खाती रहती है।
तभी तो कचड़े की पेटी की तरह फैलती जा रही है। माँ अगर दोबारा मुझे कचरे की पेटी बोला ना तो अभी इस पूरे घर में बदबू फैला दूंगी। पूनम के ये बोलने पर उसकी माँ उसे एक चप्पल फेंक कर मारती है और पूनम भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन पूनम के बाहर के खाने पर कोई रोक नहीं होती। एक दिन पूनम के कॉलेज में एक सेमिनार होता है, जिसके बारे में उसका दोस्त मयंक उसे बताता है। यार तुझे पता है कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला है, इसमें हर किसी को कोई ना कोई सामान लेकर बेचना है। तूने कुछ सोचा है कि तू क्या बेचेगी? नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं सोचा और मेरी तो एब्सेंट भी बहुत है। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मैं तो गैजेट बेचने वाला हूँ, बहुत चलेंगे और बहुत सारे अंकल आंटी आ रहे हैं, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पूनम परेशान होकर घर आ रही थी कि तभी उसे एक सब्जी वाली नजर आती है, जो कि बहुत महंगी सब्जी बेच रही थी। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आता है। कॉलेज के सेमिनार में मुझे कुछ बेचना है, क्यों ना मैं सब्जियां बेचूं? सर्दियों का समय है, सब्जी भी तो बहुत महंगी हो जाती है और ये तो हर कोई खरीद लेगा। इसके बाद पूनम अपने घर आती है और सब्जियों के बारे में अच्छे से रिसर्च करती है कि कौन सी सब्जी किस चीज में कैसा फायदा करती है, और उसके बाद वो अपनी कुछ जमा किए हुए पैसों से बहुत सारी सब्जियां खरीदती है। अगले दिन और कॉलेज में उसी का स्टॉल लगाती है। मयंक उसके पास आता है और कहता है, अरे यह तो वही बात हो गई कि भिखारी दान कर रहा है। अरे तू खुद तो बाहर का खाती है और तू दूसरों को हरी सब्जी खाने के फायदे बताएगी। अरे यार तुझे क्या पता, उन लोगों को फायदे बताकर मेरा भी हेल्दी खाने का मन करेगा, तो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। चल कंटिन्यू कर, मैं चलता हूँ। इसके बाद पूनम अपना सेमिनार अटेंड करती है। जितने भी लोग उसके पास आते हैं, सबको सब्जियों के फायदे बताती है। धीरे धीरे उसके जहन में भी ये बात उतर जाती है कि सच में सब्जियां कितना फायदा करती है। समय गुजरता है और ठंड बढ़ती है। एक दिन जब उसकी माँ उसके लिए बैटरी लेकर आती है, तो वो देखती है कि वो बिस्तर पर बैठकर गाजर खा रही थी। अरे सत्यानाश हो तेरा, तुझे पता था ना मैं ये गाजर हलवा बनाने के लिए लेकर आई थी। तू यहाँ जानवरों की तरह बैठकर इसे चर रही है। माँ दिक्कत क्या है, जब मैं बाहर का खाती थी तब आप मुझे टोकती थी, अब मैं सब्जियाँ खा रही हूँ तब भी आप मुझे टोक रही हो। अरे तू बाहर का खाती थी, लेकिन उसकी एक सीमा तो थी। अब तो तुझे जो सब्जी फ्रिज में मिलती है, तू वो भी खा जाती है। अरे ऐसे तो सारी सब्जियाँ खाती रहेगी तो मैं बनाऊंगी क्या? माँ तो आप ज्यादा सब्जियाँ लाया करो ना। अरे बस बस, बहस बंद कर और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। अब पूनम तैयार होकर नीचे आती और उसे महंगी सब्जियां खाने की आदत लग गई थी, और इस आदत की वजह से आरती का बड़ा नुकसान हुआ करता। वो जब देखो कोई ना कोई सब्जी उठाकर खा लिया करती। समय गुजरता है और उसका रिश्ता किसी गरीब से घर में होता है। एक दिन वो सब्जी लेने जाती तो 1000 रुपए की सब्जियां खरीदती। ये सब देखकर उसकी सास सुधा उसे कहती है, अरे बहू ला, बचे हुए पैसे तो दे। कैसे पैसे माँ जी, सब्जियाँ ले आई तो खर्च हो गए। बहू मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे और तू गिनती के बस 4 सब्जी लेकर आई है। एक ये हरे रंग की गोभी और ये एक लाल रंग का पता नहीं क्या सब्जी है। तो ऐसे ही पैसे कैसे खत्म हो गए जब सब्जी इतनी कम लाई है? माँ जी मैं मॉल से बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ लेकर आई हूँ। आप तो जानती हैं कि सर्दियों में सब्जियाँ वैसे भी कितनी महंगी हो जाती हैं। तेरी माँ ने तेरी डिलीवरी अस्पताल की जगह मॉल में की थी क्या, जो तू मॉल से सब्जी खरीद कर ला रही है? नहीं माँ जी, डिलीवरी तो मम्मी ने हॉस्पिटल में ही की थी, पर क्या करूँ, हॉस्पिटल में सब्जियाँ मिलती भी तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तू बाजार से भी तो सब्जियाँ लेकर आ सकती थी, तो तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। आज के बाद सब्जी लेने तू नहीं, मैं जाया करूँगी। समय गुजरता है और अगले हफ्ते सुधा खुद अपने लिए सब्जियां लेने जाती है और सारी सस्ती सस्ती सब्जियां उठाकर लाती है। थैला देखकर पूनम कहती है, ये क्या है माँ जी, आप तो सड़ी और सस्ती सब्जियाँ ले आई। ऐसा लग रहा है किसी चिंदी बाजार से खरीद कर लाई हो। ऐसे ही सब्जियां खिला खिला कर तेरे पति को ऊंट जितना बड़ा किया है और वो तुझे बिहा कर लाया है, और तू है कि मुझ पर खुले सांड की तरह हमला कर रही है।
ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, चुपचाप थाली अंदर रख दे। पूनम सब्जियों का थैला लेकर रसोई में रख देती और सब्जी बनाकर रख देती। लेकिन पूनम को उन सब्जियों में स्वाद नहीं आता। ये देखकर पूनम अपनी सास को रसोई में कोसते हुए कहती है, कैसी किस्मत है मेरी, मैं इतनी अमीर घर की लड़की थी कि कोई करोड़पति भी मुझे मिल सकता था। ये रोड़पति मेरे गले पड़ गया, महंगी सब्जी तक नहीं खा सकती, अब मैं क्या करूं? पूनम बहुत उदास होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूनम टीवी देख रही थी, तभी एक ऐड आता है। पूनम ऐड को देखकर बड़ी खुश होती है और सुधा उसे टीवी देखकर इतना खुश होते देखकर कहती है, अरे टीवी में क्या तेरी माँ नाच रही है जो इतनी खुश हो रही है? बता मुझे क्या बात हो गई? माँ जी टीवी में गार्डनिंग करने का एक ऑनलाइन कोर्स बता रहे हैं, अब तो मैं यही करने वाली हूँ। वाह वाह वाह, आजकल के बच्चे जहाँ एक तरफ किसान खेती छोड़कर शहर में नौकरी के लिए भाग रहे हैं, अब तुझे शहर को छोड़कर खेती करनी है क्या? माँ जी अब ये सब मत सोचिए, मैं आपको खुद बता दूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। पूनम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करती है। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पूनम रात का खाना बनाती है और खाने में बहुत महंगी और अच्छी अच्छी सब्जी बनाती है। और खाना देखकर पूनम की सास कहती है, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये सारी सब्जियां तो बहुत महंगी है और यहाँ सब्जियां तो मैंने तुझे लाकर भी नहीं दी। माँ जी ये सारी सब्जियाँ मैंने हमारे घर के गार्डन में खुद ही उगाई हैं। अब आप मुझे महंगी सब्जी लाकर नहीं दे रही थी, तो मुझे तो महंगी सब्जियाँ खानी ही थी, तो मैंने सब्जियाँ खुद आंगन में ही उगा ली। अरे वाह, अब ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग है। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। सस्ती सब्जी मैं तुझे बाजार से खरीद कर ला दिया करूँगी और महंगी सब्जी तू अपने घर के आंगन में ही उगा ले। इससे तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी बचत भी हो जाएगी। इसके बाद पूनम और सुधा दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों की महंगी सब्जी को लेकर लड़ाई बंद हो जाती, क्योंकि पूनम अपने घर में ही कुछ सब्जियों को उगा लिया करती और उन सब्जियों को आसपास कभी कभी डिलीवर भी करती, जिसके बाद उसके पास कुछ पैसे भी आते और वो गार्डनिंग का बाकी सामान मंगवा कर सब्जियां उगाती। ऐसे ही महंगी सब्जी खाने वाली बहू अपनी आदत भी नहीं छोड़ती और सास का खर्च करवाना भी कम कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।